नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज शिक्षण विधि हिंदी की शिक्षण विधि के 15 क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इन्हें करिए। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि किस वैज्ञानिक की विचारधारा अनुमोदित है। यानी जो प्रोजेक्ट विधि है जिसे हम योजना विधि भी कहते हैं, इसमें किस वैज्ञानिक की विचारधारा अनुमोदित है ये पूछा गया है। आर्मस्ट्रांग, जॉन डीवी, किलपैट्रिक या वाटसन। तो कह सकते हैं इसमें जॉन डीवी की विचारधारा अनुमोदित है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ब। अब ये देखा जाए कि प्रोजेक्ट विधि किसने दी है या इसके प्रवर्तक कौन है। तो इसके प्रवर्तक हो जाएंगे किलपैट्रिक। कौन है प्रवर्तक? किलपैट्रिक। इन्होंने ये विधि कब दी है? तो ये विधि इन्होंने दी है 1918 में। कब दी है? 1918 में। या हम कह सकते हैं कि जो इस विधि का, प्रोजेक्ट विधि का अमूर्त रूप है वो दिया गया है जॉन डीवी के द्वारा, और जो मूर्त रूप इसे प्रदान किया गया है वो किया गया है किलपैट्रिक के द्वारा। लेकिन प्रश्न एक का आंसर हो जाएगा ब, जॉन डीवी। अगला प्रश्न देखिए, व्याख्यान विधि को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? व्याख्यान विधि को और किस नाम से जानते हैं? आगमन विधि, भाषा वैज्ञानिक, निगमन विधि या प्रवचन विधि। तो जो व्याख्यान विधि है उसे हम प्रवचन विधि भी कह सकते हैं या प्रवचन विधि कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा द, प्रवचन विधि। व्याख्यान विधि किसे कहते हैं? किसी भी टॉपिक पर व्याख्या की जाती है या कह सकते हैं व्याख्यान किया जाता है, उसे ही व्याख्यान विधि कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया। दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, कहाँ पर किया गया? भारत में, जापान में, अमेरिका में या इटली में। तो जो दल शिक्षण है उसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था अमेरिका में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स, अमेरिका में। अब अमेरिका में किया गया, लेकिन कब? तो इसका सन भी याद रखना आप, 1955। यानी कि दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग 1955 में कहाँ किया गया? अमेरिका में किया गया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, भाषा सीखने का स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा है? कौन सा है? देखिए, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। सुनना, लिखना, बोलना, पढ़ना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, या फिर लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। यानी इसका आंसर हो जाएगा स, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। यानी कि एल यानी लिसनिंग, बोलना स्पीकिंग, LS, पढ़ना रीडिंग R, और लिखना रेटिंग। यानी कि LSRW इसका क्रम है। ओके, तो इसका आंसर क्या था? स। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5, किस विधि में बालक आँख, कान, ये यहाँ पर नाक नहीं होगा, हाथ, तीनों का प्रयोग करता है? तो किस में करता है वो? इकाई विधि में, पेस्टोलॉजी, ये पेस्टोलॉजी है, पेस्टोलॉजी विधि में, मोंटेसरी विधि में या जैक्टॉक विधि में। तो बालक जो है वो आँख, कान, हाथ का प्रयोग करता है, वो करता है मोंटेसरी विधि में। अब ये मोंटेसरी विधि किसने दी है? तो ये मोंटेसरी जो विधि है ये मारिया मोंटेसरी के द्वारा दी गई है। कहाँ पर? इटली में। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, किस विधि में कक्षा के स्थान पर प्रयोगशाला होती है? किस विधि में कक्षा के स्थान पर प्रयोगशाला होती है? प्रत्यक्ष विधि, डाल्टन विधि, प्रयोजना विधि या मोंटेसरी विधि। तो किस विधि में प्रयोगशाला का प्रयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगी डाल्टन विधि। यानी इसका आंसर हो जाएगा ब, डाल्टन विधि। अगला प्रश्न देखिए, गद्य शिक्षण की विधि है। गद्य शिक्षण की विधि कौन सी है? खंडकाव्य विधि, अर्थबोध विधि, अभिनय विधि या नाटक विधि। तो जो गद्य शिक्षण की विधि है वो है अर्थबोध विधि। आंसर हो जाएगा ब, अर्थबोध विधि। अर्थबोध विधि में क्या होता है? अर्थबोध विधि में जो कठिन शब्द होते हैं, क्या होते हैं? कठिन शब्द होते हैं, उनका अर्थबोध करवाया जाता है, या फिर कह सकते हैं उनका अर्थ बतलाया जाता है। गद्य शिक्षण की अर्थबोध विधि को भाषानुवाद विधि भी कह सकते हैं या कहते हैं, और एक उद्बोधन विधि भी इसे कहा जाता है। ओके, उद्बोधन विधि भी कहते हैं और भाषानुवाद विधि भी इसे कहा जाता है।
अब ये देखिए खंडिका विधि किसकी है, तो ये हो जाएगी पद्य शिक्षण की विधि है। अभिनय विधि नाटक शिक्षण की विधि है, और ये नाटक विधि भी नाटक शिक्षण की विधि है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, भाषा सीखने का प्रथम चरण है। भाषा सीखने का जो मैंने आपको ऊपर क्रम बताया था, एल एस आर डब्ल्यू, तो इसमें सबसे पहला क्रम कौन सा हो जाएगा, एल यानी कि लिसनिंग, सुनना। तो ऑप्शन देखिए, श्रवण, वाचन, पठन, लेखन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अ श्रवण। अगला प्रश्न देखिए, अनुकरण विधि किस स्तर के लिए उपयोगी है। अनुकरण जो विधि है, अनुकरण का मतलब होता है दूसरों से सीखना या अनुकरण करके सीखना। उच्च स्तर, माध्यमिक स्तर, प्रारंभिक स्तर या इनमें से किसी में नहीं, यानी किस स्तर के लिए उपयोगी है ये पूछा गया है। तो सभी को पता है अनुकरण विधि, या कह सकते हैं बालक कौन सी अवस्था में सबसे ज़्यादा अनुकरण करता है। तो बालक जो अनुकरण करता है वो करता है शैशवावस्था में। कौन सी अवस्था में करता है, शैशवावस्था में। और जो शैशवावस्था है उस टाइम बालक का जो स्तर होता है वो होता है प्रारंभिक स्तर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स प्रारंभिक स्तर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को ज्ञान प्राप्त करना, या इनमें से कोई नहीं। तो जो उपचारात्मक शिक्षण है इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। अब ये याद रखना, जब उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है तो उससे पहले निदानात्मक किया जाता है। निदानात्मक का मतलब होता है कि बालक की जो कमी है उसको ढूंढना, और फिर उपचारात्मक का मतलब होता है जो कमी ढूंढी गई है उसका उपचार करना। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अ छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11, व्याकरण शिक्षण की सरल व सुग्राह्य विधि है, यानी कह सकते हैं व्याकरण शिक्षक की जो सबसे सिंपल विधि कौन सी है। किसकी, व्याकरण शिक्षण की सबसे सिंपल विधि किसे मानी जाती है, पाठ्यपुस्तक विधि को, निगमन विधि को, आगमन विधि को, या प्रयोग विधि को। तो जो व्याकरण शिक्षण है उसमें सबसे सरल विधि मानी जाती है आगमन विधि को। किसके मानी जाती है, आगमन विधि को। आगमन विधि में क्या होता है, आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर चला जाता है ना। उदाहरण से नियम की ओर, यानी कि पहले बालक के सामने उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, बालक उनका निरीक्षण परीक्षण करके नियम बनाता है। यानी कि आगमन विधि व्याकरण शिक्षण की सबसे सरल विधि मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, लिखित कार्य में संशोधन की आवश्यकता होती है। लिखित यानी जो लिखने का कार्य, उसमें संशोधन की आवश्यकता क्यों होती है, छात्रों की वर्तनी सुधारने के लिए, छात्रों का उच्चारण सुधारने के लिए, शिक्षक के शिक्षण कार्य के लिए, या फिर उपयुक्त सभी के लिए। तो जो लिखित कार्य में संशोधन की आवश्यकता होती है वो होती है छात्रों की वर्तनी सुधारने के लिए। ओके, आंसर क्या हो जाएगा, अ छात्रों की वर्तनी सुधारने के लिए संशोधन की आवश्यकता होती है। किसमें, लिखित कार्य में। अगला प्रश्न देखिए, वार्षिक योजना प्रमुख रूप से उपयोगी है। प्रश्न नंबर 13 है, वार्षिक योजना प्रमुख रूप से उपयोगी है शिक्षक के लिए, अभिभावक के लिए, छात्रों के लिए, या विद्यालय के लिए। तो जो वार्षिक योजना है वो उपयोगी होती है शिक्षक के लिए। किसके लिए होगी, शिक्षक के लिए। आंसर हो जाएगा अ शिक्षक के लिए। अगला प्रश्न देखिए, बालक के सर्वांगीण विकास की जांच किस विधि द्वारा होती है, मापन द्वारा, मूल्यांकन द्वारा, परीक्षण द्वारा, या तीनों ही द्वारा। यानी सर्वांगीण विकास की जांच किस विधि के द्वारा हम कर सकते हैं, तो वो हम कर सकते हैं किसके द्वारा, मूल्यांकन के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ब मूल्यांकन। ओके, अब मूल्यांकन की जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी होती है वो भी देख लीजिए। तो मूल्यांकन की जो प्रमुख विशेषताएं होती है वो होता है विश्वसनीयता, मूल्यांकन विश्वसनीय होना चाहिए, वैधता यानी वैध होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, वस्तुनिष्ठता, विभेदिता का पूरा ध्यान रखा जाए, व्यापकता, ये सभी क्या है, ये सभी मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न देखिए, आस्था, श्रद्धा, प्रेम, सहृदयता के गुण शिक्षक के किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। यानी कि प्रश्न 15 है, आस्था, श्रद्धा, प्रेम, सहृदयता के गुण शिक्षण के किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। भाषा तत्व का ज्ञान प्राप्त करना, सद्वृत्तियों का विकास करना, रचना कार्य में भौतिकता लाना, या साहित्य का रसास्वादन
करना। तो क्या हो जाएगा, आस्था, श्रद्धा, प्रेम, सहृदयता के गुण जो है वो क्या करता है, सद्वृत्तियों का विकास करना इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ब, सद्वृत्तियों का विकास करना। ओके, तो ये टोटल 15 प्रश्न थे। अगर आपके इन 15 में से 12 भी सही होते हैं तो आपकी जो तैयारी चल रही वो अच्छी चल रही है, आप उसको कंटिन्यू करते रहें और मेरे साथ जुड़े रहें। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।